हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर एम एस खान। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। हम लोगों का जो क्लास चल रहा है वो है रिवीजन क्लासेस, जो इस बार स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड में एग्जामिनी है और 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन जो है इसी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो पूरी तैयारी उम्मीद है आप सब कर रहे होंगे और मैं आपको फिज़िक्स गाइड करता हुआ आ रहा हूँ। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर से लेकर के आज हम लोग जो बात करेंगे वो 6 चैप्टर तक हम लोगों ने पढ़ा है, पढ़ने जा रहे हैं। और आज का जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले चैप्टर्स में मैंने आप सबको पढ़ाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का इफ़ेक्ट, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेट के रूप में कह रहे थे। और इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और उसके बाद जो आज का चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, फटाफट तरीके से हम लोग रिवाइज कर लें इस चैप्टर को, और इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। जिस तरह का क्वेश्चन इस बार आना है, आपको ये मालूम है कि MCQ टाइप का क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 होगा। आपको अटैम्प्ट जो लेने हैं इस बार वो है 45, और उसके फुल मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं वो है 35 मार्क्स। यानी टोटल मार्क्स जो होता है 70, और थ्योरी का उसमें आपको 2 टर्म एग्ज़ाम को देना है और आपको 70 मार्क्स मिलेगा। तो 35 मार्क्स आपके फर्स्ट टर्म में जो दिसंबर में होना है, दिसंबर से स्टार्ट होना है इसी 2021 से। तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है आपको इस फर्स्ट टर्म से बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। तो आइए हम सब मिलकर फिज़िक्स को अच्छा करें और आपके एग्ज़ामिनेशन में आपको जो है वो उसका जो है फुल मार्क्स मिले, आप अपने कैरियर को और इम्प्रूव करें और आगे तक ले जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बात करें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको जो है फैराडे ने और हेनरी नाम का साइंटिस्ट ने 1830 में एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, तो किसी क्लोज लूप में करंट जो है वो इंड्यूस हो जाता है। किसी क्लोज लूप के बीच, 2 पॉइंट के बीच EMF जो है वो डेवलप कर जाता है, जिसे इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। और जो करंट किसी कॉइल में करंट जो है इंड्यूस हो रहा है उसे इंड्यूस करंट कहते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से उसके नज़दीक रखा हुआ किसी कॉइल जो क्लोज लूप के रूप में है उसमें करंट इंड्यूस हो जा रहा है, और उस करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं। और उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, या EMF जो डेवलप कर रहा है उसे हम इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। यहाँ पर आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि ये बार मैग्नेट है जिसका पोल दिख रहा है नॉर्थ साउथ, और उसके नज़दीक रखा हुआ एक कॉइल है, क्लोज लूप के रूप में है, और इससे कनेक्टेड है एक गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर ये बताएगा स्टूडेंट्स कि जब इस मैग्नेट को मूव कराएंगे, इस कॉइल के नज़दीक ले जाएंगे या इस कॉइल से दूर अगर आप ले जाते हैं, यानी इस कॉइल के इर्द और गिर्द मूव कराएंगे, आगे और पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रूप में अगर इस बार मैग्नेट को मूव कराएंगे, तो इस कॉइल में जो क्लोज लूप में है करंट इंड्यूस हो जा रहा है इस मैग्नेट के मूवमेंट से, इसके मोशन से। कारण है यहाँ पे कि जब मैग्नेट मूव करेगा इस कॉइल के करीब या इससे दूर जाएगा, तो इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ पर जनरेट हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के सरफेस से कनेक्ट होगा, और उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके मोशन की वजह से वो इस कॉइल में चेंज करेगा, या उसका मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर उस कॉइल में चेंज करेगा। तो देखा क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से इस कॉइल में इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट जो है वो डेवलप कर जा रहा है स्टूडेंट। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इस मैग्नेट के मूवमेंट से। तो मैग्नेट ऑफ के मोशन से किसी कॉइल के नज़दीक अगर उस कॉइल में इंड्यूस EMF अगर और EMF के साथ साथ इंड्यूस करंट अगर डेवलप कर रहा है तो इस फिनोमेना को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। 1830 में माइकल फैराडे ने
और हेनरी ने मिलकर के इस को यहाँ पर इन्वेंट किया है और हम सब आज तक इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। फ़ायदा ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो आपको करंट मिलेगा। आपके घर में जनरेटर होगा, आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफार्मर जो आपके हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रहता है, जो वोल्टेज को एसी वोल्टेज को मतलब क्या करता है, इंक्रीज और डिक्रीज कराता है। वो सब के सब इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हम और आपके लिए। अगर वोल्टेज हाई है तो उसको आपको लो करना है, उसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे जाना होगा। आप जनरेटर की बात कर रहे थे, जनरेटर भी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, वो जब आप घुमाते हैं उसको तो उससे मैकेनिकल जो आप एनर्जी दे रहे हैं उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, कॉइल के बीच का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज कर रहा है और वो फिर इंड्यूस करंट। तो हमें जो जनरेटर से करंट मिलता है वो करंट यहाँ पर इंड्यूस करंट कहलाता है। तो इंड्यूस करंट जो है वो किसी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पर इंड्यूस करंट, और ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। और ये तब पॉसिबल है जब किसी बार मैग्नेट को या किसी भी करंट कैरिंग कॉइल्स को इस कॉइल के इर्द और गिर्द जो है मूव कराएंगे, मोशन में रखेंगे, और मोशन में रखेंगे तभी ये पॉसिबल है। अगर रेस्ट में रखेंगे तो इसमें इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। कारण है कि जब आप इसे मोशन में नहीं रखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड इससे या मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो चेंज नहीं करेगा, और जब चेंज नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स तो देखते क्या है कि वहाँ पर उस कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसका डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इससे पता चलता है कि डिफ्लेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो वो इंड्यूस करंट भी इंड्यूस यानी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जब कॉइल के नज़दीक मैग्नेट का जो यहाँ दिख रहा है बार मैग्नेट का, वो अगर मोशन में नहीं हो, या ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि बार मैग्नेट जैसे है वो रखा हुआ है, अगर ये कॉइल का मूवमेंट मैग्नेट की तरफ या उससे दूर नहीं हो, यानी वहाँ पर का रिलेटिव मोशन अगर नहीं हो एक दूसरे के बीच, तब तक उस कॉइल में करंट इंड्यूस या ईएमएफ नहीं होगा। इसमें इंड्यूस होने के लिए या तो इसको मोशन में रखना होगा या इस कॉइल को ही मोशन में रखना होगा, ताकि उससे चेंज हो सके उसका मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड, तभी जो है यहाँ पर ये ऐसा पॉसिबल है। आपने पढ़ा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेट जो चैप्टर, उसमें पढ़ा कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में देते हैं, किसी कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं, तो उसके चारों तरफ उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, वो वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। स्टूडेंट यहाँ उसका जस्ट रिवर्स है, उल्टा है, और उल्टा है इसलिए क्योंकि यहाँ आप मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से हमें करंट मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ इनवर्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे तो वहाँ वो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़े हैं और वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है। लेकिन यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे, जनरेटर की बात कर लेते हैं, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं, एटीएम जो मशीन है, कार्ड जो ऑपरेट हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं, तो ये सारा जो वर्क करेगा डिवाइसेस वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर और उसके प्रिंसिपल पे ये काम करेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख क्या रहे हैं कि अगर साउथ पोल जो मैग्नेट का है उसको इस कॉइल के नज़दीक ले जा रहे हैं, देख रहे हैं एरो कि इधर लेकर जा रहे हैं, तो इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है क्या यहाँ पर देख रहे हैं, ये इंड्यूस करंट आई है और इसका डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज जो दिख रहा है वो साउथ पोल को आप जिधर कॉइल है उसकी तरफ ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर उस कॉइल के फेस पर सेम टाइप ऑफ जो पोल है, यहाँ पर साउथ है, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, साउथ बन जाता है। और जब साउथ बन जाता है यानी सेम पोल बनेगा, और साउथ अगर बन रहा है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा, यानी इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कब? जब इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है उसको हम उस कॉइल के नज़दीक ले जाते हैं। इसका उल्टा अगर हम यहाँ पर देखें कि साउथ पोल को हम इस कॉइल से दूर ले जा रहे हैं, एरो बता रहा है इधर, देख क्या रहे हैं कि यहाँ जो साउथ पोल दूर जा रहा है और यहाँ जो फेस पर, उस कॉइल के फेस पर जो करंट यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है वो करंट पहले वाले करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर इसमें देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा था और यहाँ जो देख रहे हैं आप वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है या ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो कॉइल, वो मैग्नेट के मोशन के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर ये साउथ पोल इसके नज़दीक आएगा तो क्लॉकवाइज होगा और साउथ पोल अगर इससे दूर जाएगा तो देख रहे हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है। तो करंट जो इंड्यूस हो रहा है, आप एक चीज़ गौर करेंगे, वो उस डायरेक्शन में होगा जिसकी वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, उसको वो अपोज करेगा। यानी अगर ये मैग्नेट इस कॉइल के नज़दीक आता है तो इसको अपोज जो करेगा साउथ पोल करेगा, और अगर ये मैग्नेट है और इसको आप दूर ले जा रहे हैं तो इसको अपोज करने वाला यहाँ जो पोल बनेगा वो कैसा बनेगा, नॉर्थ बनेगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट कर रहा है तो वो दूर जाने नहीं देगा, और यहाँ पर जो साउथ आ रहा है नज़दीक उसको ये आने भी नहीं दे रहा। तो जो अपोज करने वाला है उसके मोशन को, जिसकी वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, उसी के डायरेक्शन में ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल में। तो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है। देखिए अपोज कर रहा है यहाँ पे, और अपोज अगर कर रहा है साउथ पोल को तो यहाँ पे साउथ जब भी बनेगा, जहाँ भी बनेगा उसके फेस पे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करेगा। और अगर यहाँ नॉर्थ फेस बनेगा, अगर यहाँ पर ये साउथ पोल दूर जा रहा है तो हमेशा इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ, और कह सकते हैं कि सर्किट क्लोज है तो उसमें जो करंट है वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट का ही यहाँ पर सारा डिस्कशन है, और इसी का जो है हम सब अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो उम्मीद है आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझ पाए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसे फिनोमेना को कहते हैं जिसमें किसी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ और करंट, कब? जब उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, तो उसकी वजह से इसमें करंट होता है इंड्यूस, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप देख रहे हैं कि 1813 में इसको इन्वेंट किया गया है, पता लगाया गया है। आप इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब किसी कॉइल में करंट अगर है तो उसके चारों तरफ, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसको लगभग 1820 में बताया गया था और ऑस्टेड नाम का साइंटिस्ट ने बताया। तो 10 साल पहले हम लोगों ने मूविंग चार्जेस और मैग्नेट के बारे में सीख पाए। 10 साल पहले का मतलब उसको इन्वेंट किया गया, और वो ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि करंट कैरिंग कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी एक रिलेशन को बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वहाँ क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में आपने पढ़ा है, और यहाँ जो बात कर रहे हैं हम कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच के रिलेशन को इन्होंने बताया कि हम करंट को कैसे किसी कॉइल में इंड्यूस करा सकते हैं। और डायरेक्शन को भी हमने यहाँ पर समझा। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए लेंज लॉ ने, जर्मन साइंटिस्ट हैं, एक लेंज जो इस डायरेक्शन को भी उन्होंने बताया। तो लेंज लॉ का यूज़ करते हैं इसके पोलरिटी को बताने के लिए कि यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, और ये कब बनेगा। हम देख क्या रहे हैं कि जिस की वजह से, यानी मैग्नेट के मोशन की वजह से इस कॉइल में करंट आ रहा है, उसी के अपोज करने वाला जो डायरेक्शन है उससे इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो लेंज लॉ जो है यहाँ पर इस के पोलरिटी को इस इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ के डायरेक्शन को बताता है।
आगे हम लोग बढ़े तो देखेंगे कि फैराडे ने जो अपने लॉ में बात किया है और वो लॉ जो है उसमें क्या कहा है, हम लोग उसकी बात यहाँ पर करेंगे। उम्मीद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डेफिनेशन को आप समझ गए होंगे, उसका जो कंसेप्ट है वो समझ गए होंगे। लॉज जो है यहाँ पर देखेंगे, फैराडे का जो लॉ है वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। फैराडे के साथ साथ हेनरी ने मिल करके भी ये लॉ को दिया है, तो हम लोग फैराडे एंड हेनरी लॉज के रूप में भी कहते हैं, लेकिन मेन जो क्रेडिट है वो फैराडे का है। इसलिए फैराडे ने जो यहाँ पे कहा है फर्स्ट लॉ में, वो कहा है क्या कि कभी भी किसी भी कॉइल में अगर सर्किट क्लोज है, कॉइल जो है क्लोज लूप के रूप में है, तो उसके अंदर जो इंड्यूस करंट होगा वो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको फर्स्ट लॉ कहते हैं। स्टेटमेंट समझ गए होंगे। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो कॉइल है, जैसे अभी अभी बनाए और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं ताकि पता चले कि ये डिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें, यानी करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर अब हम दूसरे तरीके से ये बताएं कि इधर साउथ है और नॉर्थ है, तो स्टूडेंट इसको हम इधर ले जाते हैं। अब आप बताएंगे कि इस कॉइल में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है। तो जब नॉर्थ जाएगा तो इसको अपोज करने वाला जो फेस बन जाएगा वो नॉर्थ ही बनेगा। अपोज करने वाला फेस, यानी अगर यहाँ पर नॉर्थ उसके नज़दीक जाएगा तो वहाँ अपोज करने वाला फेस क्या होगा, उसका पोल कौन सा होगा, उसकी पोलरिटी क्या होगी, तो नॉर्थ होगा। और नॉर्थ जब होगा तो उसका डायरेक्शन जो करंट का होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो इस कॉइल में जो करंट हो रहा है प्रोड्यूस वो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में है, जब एक बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो उस कॉइल के करीब जाता है। तो यहाँ पर यही बात कर रहा है कि अगर ये मैग्नेट, सपोज करो वही मैग्नेट साउथ और नॉर्थ है, अभी यहाँ पर है, तो इससे जो है कुछ फ्लक्स चेंज कर रहा हो, इसको φ1 कह रहे हैं। और जब ये कॉइल इसके नज़दीक आ गया तो अब जो होगा इसका लिंक्ड जो है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 है, φ2। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी ये देखिए कि स्टेटमेंट जो सेकेंड लॉ है वो यहाँ पर जो फैराडे का है वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, उसके रेट, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज कर रहा है इस कॉइल में, उसका चेंज करने का जो रेट है वो उसमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इसके स्टेटमेंट को ऐसे देखेंगे कि द इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इन अ क्लोज लूप विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू change in magnetic flux or magnetic field, and the rate of change of magnetic flux is proportional to induced EMF and induced current। यानी जो इसमें इंड्यूस करंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तो पता चल गया कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है या ईएमएफ उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो E है इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा है इसके स्टेटमेंट में जो सेकेंड लॉ है। और इसका जो सेकेंड लॉ है वो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi बाई dt। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है, ये बताते हैं कि क्या कहता है। तो E जो है इज इक्वल टू -n d phi बाई dt। d phi का मतलब यहाँ पर चेंज से है और आप इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा t। डेल्टा फाई को हम यहाँ पर स्टूडेंट कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1। यानी डेल्टा फाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है और उसके रेट को अगर हम कहें तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी है। और डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी जो है वो प्रोपोर्शनल है जो उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर जो ई है वो इंड्यूस्ड
ईएमएफ है और n जो है इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर यहाँ पर एक ही टर्न है यानी आपको एक ही कॉइल दिख रहा है तो यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो 1 है, तो हम यहाँ पर n के वैल्यू को अगर 1 कह दिया जाए तो E इज इक्वल टू जो मिलेगा वो माइनस d∅/dt। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। कौन से फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो वेबर है, और हम लोग यहाँ पर ईएमएफ की बात कर रहे हैं, इसकी यूनिट जो हम लोग जानते हैं वो है वोल्ट। तो जब भी इंड्यूस ईएमएफ की बात करेंगे उसकी यूनिट जो यहाँ पर है वो एसआई यूनिट के रूप में वोल्ट होगा, और फ्लक्स जो यूज़ कर रहे हैं उसका एसआई यूनिट वेबर होता है। तो इस पे न्यूमेरिकल्स हो सकता है, पूछ सकता है, लेकिन अभी हम लोग जो है इसके और भी जो कंसेप्ट हैं उसकी बात कर लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बात समझ गए आप कि फर्स्ट लॉ क्या कहा कि ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स करंट विल बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बात कर लें कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो यहाँ पर फाई है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग यहाँ पर B.D ऐसे शो करते हैं। इसको D फाई कर देते हैं क्योंकि DA लगा दिया। स्मॉल एरिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक सरफेस है इस तरह का कोई भी शेप्ड में, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सपोज कर लो B है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे अगर ये एंगल थीटा है और यही इसका एरिया है, सपोज कर लें छोटा वाले एलिमेंट का एरिया DA है। बात समझना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस परपेंडिकुलरली पर यूनिट CS एरिया पर यूनिट इट्स सरफेस एरिया। डियर स्टूडेंट, यहाँ एक सरफेस है इसलिए यहाँ पे DA जो है वो सरफेस एरिया है, और इस मैग्नेटिक फील्ड से उस सरफेस एरिया का जो छोटे से एरिया का जो डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। DA यहाँ पर एरिया वेक्टर के रूप में है और इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, और इसका हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स देख रहे हैं, तो वो है d∅ इज इक्वल टू B.DA। अब B.DA, इस DA को अगर इस पर लाएंगे स्टूडेंट तो होगा DA cos थीटा। तो d∅ इज इक्वल टू B.DA cos थीटा। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड DA। इफ थीटा का वैल्यू 0 ले लेते हैं, सपोज कर लें कि थीटा का वैल्यू 0 है, और थीटा का वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि B जो है वो DA के पैरेलल है। तो DA पैरेलल है किसके? B के, या B जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? तो इस सरफेस के, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड है, तो यहाँ पर जब ये दोनों पैरेलल होगा इसका मतलब है कि B जो है वो सरफेस के पैरेलल है। सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो B परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस। इसको अगर हम लोग ऐसे देखें स्टूडेंट तो उम्मीद है आप और अच्छे से समझ सकते हैं। गौर करिएगा कि एक सरफेस जो है वो हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है, और इसका जो छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इसका एरिया वेक्टर D है। क्लियर है? ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड डायरेक्शन में, और DA आउटवर्ड डायरेक्शन में, और B को भी कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो इसी डायरेक्शन में। जाहिर सी बात है कि ये जो B है इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, लेकिन DA के क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा यहाँ पर थीटा अगर 0 है तो d∅ इज इक्वल टू B.DA
इसको अगर इंटीग्रेट करके लिखें, यानी पूरे सरफेस के लिए अगर हम लोग फाइंड आउट करें मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसको आप क्या करेंगे, या तो सम करेंगे अगर डिफरेंट शेप में हो, और अगर रेगुलर शेप में होगा तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू बी डी ए। अगर b कांस्टेंट है तो हम लोग डी ए को इंटीग्रेट करेंगे 0 से a तक, तो ये हो जाएगा बी ए, और डी फाई को हम फाई कह सकते हैं, तो फाई इज इक्वल टू बी ए। अब हमने कहा कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है वो वेबर होता है, तो यहाँ पर इसका फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका यूनिट देखेंगे तो वेबर, जिसको डब्ल्यू बी से शो करेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो इसका टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। बी ए से ए एरिया है, सरफेस एरिया है, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। और एक चीज़ याद रखना है कि ये स्केलर है, यानी 2 वेक्टर है यहाँ पर और उसका ये डॉट प्रोडक्ट है, तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है, और यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यहाँ पर एक डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम कहेंगे क्या, स्केलर है। और यही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सरफेस के बीच के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विच रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लॉ था फैराडेज का, वो फैराडेज लॉ को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में देख रहे थे, और देख क्या रहे थे कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन इंड्यूस कर, नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है वो ये कर रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन के अपोजिट में उसका फ्लक्स चेंज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज कर रहा है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के, जिसमें कॉइल में जो प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस ईएमएफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उस कॉइल में वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा। इंड्यूस ईएमएफ के बाद अगर हम इंड्यूस करंट की बात करें तो I इज इक्वल टू ई बाई, आपने पढ़ा होगा R होता है, E को तो आप लिखेंगे माइनस एन डी फाई बाई डी टी और इंटू आर। तो यहाँ पर I जो है वो इंड्यूस करंट है किसी कॉइल का, और उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है सपोज करें वो R है, तो इंड्यूस्ड करंट विल बी ऑब्टेन्ड बाय द इक्वेशन। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट को समझ गए, और ये जो लॉ था फैराडे उसकी भी बात आप सब उम्मीद है क्लियरली समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं कि ये जो हम लोगों का इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, यानी इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कराना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो यहाँ पर अगर E से शो कर रहे हैं तो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स कर रहा है ऑन नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल के ऊपर, दूसरा एरिया पे, सरफेस एरिया, कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा कि वो CS एरिया पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का वो बॉडी दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा जो है वो सरफेस एरिया पे है, तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर हम बात कर लें चौथा तो वो है वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ कॉइल। इस तरह से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर अगर देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल, आपने अभी देखा कि E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। क्लियर?
अगर हम यहाँ n को नंबर ऑफ टर्न्स कह रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल अगर बढ़ाते हैं तो उसका इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू भी, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज कराते हैं तो इंड्यूस करंट का भी वैल्यू या इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू जो है वो यहाँ पर इंक्रीज करेगा। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी अगर आप इंक्रीज कराएंगे तो यहाँ मैग्नेटिक जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम यहाँ पर देखें -n और d और फाई की जगह पर हम लोगों ने पढ़ा कि ये होता है b a cos थीटा डिवाइडेड बाय dt। तो इस तरह के रिलेशन को अगर हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो देखिएगा कि थीटा जो है वो ओमेगा टी के इक्वल होता है। अगर आप जानते हैं कि यहाँ पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी है तो वो थीटा बाई टी होता है और थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। तो यहाँ पर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो -n आपको जो बाहर लग रहा है कांस्टेंट वो बाहर कर देते हैं, बी ए बाहर कर दिया और डी यहाँ पर cos थीटा है तो cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा टी बाई डी टी -n बी ए cos ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन हमको डी टी के रिस्पेक्ट में लेना है, लेकिन यहाँ पर cos ओमेगा टी है तो cos ओमेगा टी को ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में पहले आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तब फिर ओमेगा टी को टी के रिस्पेक्ट में वो डिफ्रेंशिएट होगा। तो cos ओमेगा टी को पहले आप ओमेगा टी के रूप में जो है डिफ्रेंशिएट करिएगा तो cos का माइनस साइन ओमेगा टी होगा और फिर ओमेगा टी को आप लेंगे तो सिर्फ ओमेगा रहेगा डी टी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर ई इज इक्वल टू, और ये ओमेगा को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख क्या रहे हैं कि एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये जो है सभी के सभी कांस्टेंट है और ये मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी को इस रूप में लिखेंगे, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ई नॉट को बोला जाता है पिक वैल्यू है ऑफ ईएमएफ, या यही जो है मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ ई कह सकते हैं। और ये इक्वल हो गया किसके, एन बी ए ओमेगा के। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो है यहाँ पर वो ई नॉट के रूप में है, जिसे पिक वैल्यू के रूप में और एम्पलीट्यूड के रूप में कहा जा रहा है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये साइन और कोसाइन भी कह सकते हैं, इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। यानी इंड्यूस ईएमएफ जो कॉइल में आ रहा है वो साइन ओमेगा टी यानी साइन कर्व के ऊपर जो है ये डिपेंडेंट है। और ऐसे करंट या ऐसे ईएमएफ जो साइन के रूप में वेरी कर रहा हो या कोसाइन के रूप में वेरी कर रहा हो वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहलाता है, या जो करंट होगा वो अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो हमारे घर में जो एसी करंट है जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, उसका ईएमएफ और उसका करंट का जो हम लोग यहाँ पर सोर्स कहेंगे, वो सोर्स जो है वो यही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। और यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो वो अगर साइन और कॉस के रूप में वेरी कर रहा है तो वैसे करंट और वैसे ईएमएफ को अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो I इज इक्वल टू ई बाई आर होगा, और E को हम लोग यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी देख चुके हैं, अभी आया है बाई आर, ई नॉट बाई आर यानी ई जो है वो ईएमएफ है बाई आर, वी बाई आर आपको आई देता है, तो यहाँ पर ये आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी ये अल्टरनेटिंग करंट है, और E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है जो आ रहा है कहाँ से, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट से। यानी अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो सोर्स है वो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ के सोर्स पर है, उसके ऊपर से ही ये जो है निकल कर आ रहा है। और हम
जो AC की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है वही यहाँ पर है, और वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, साइन और कोसाइन कर्व के ऊपर। तो उम्मीद है आप समझ गए। इस पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकता है, वो यहाँ पर पहले देखते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ है EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो फर्स्ट लॉ ऑफ EMI जो है वो क्या कहता है स्टूडेंट, वो पूछ सकता है। तो उसका जो है यहाँ पर ऑप्शन आपको आंसर को ही बताते चले, और वो यहाँ पर होगा कि इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस जो करंट है कॉइल में वो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ EMI अगर पूछता है तो वो आपका डेफिनेशन ये है, और उसका ऑप्शन सही जो है वो ये है कि इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट इन अ कॉइल इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट कि यहाँ पर इफ मैग्नेटिक फ्लक्स changes from 0.2 Weber to 0.3 Weber in 2 seconds in a given coil. Find the induced EMF। तो EMF यहाँ पर निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, E बराबर आपने पढ़ा है -n d∅/dt। -n यानी नंबर ऑफ कॉइल्स यहाँ नहीं है इसलिए 1 हो गया, और यहाँ पर -d∅/dt लिख सकते हैं। तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। ये जो d∅ है वो एक्चुअल में यहाँ पर चेंज से है, और वो जो चेंज कर रहा है 0.2 से 0.3, तो इसका मतलब जो चेंज किया है स्टूडेंट वो है 0.3 - 0.1, तो 0.1 यहाँ पर चेंज कर गया, और उसको चेंज करने में जो टाइम लग रहा है वो 2 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आंसर आता है, वही यहाँ पर आंसर है, यानी 1/20 आ रहा है। 100 करेंगे तो 0.05 आता है ये वोल्ट। इस तरह से -0.05 ये कह रहा है कि इंड्यूस EMF उस कॉइल में इस तरह से ऑब्टेन होगा अगर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज कर रहा है वो दिया हुआ क्वेश्चन के अनुसार है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो लॉ है एक और, जिसे लेंज लॉ कहते हैं, इसकी बात करते हैं। लेंज लॉ जो है जर्मन साइंटिस्ट है, और इन्होंने जो करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल में या EMF, उसके डायरेक्शन को बताया है कि किस तरह से हम उस इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते क्या है स्टूडेंट कि एक बार मैग्नेट है, और ये नॉर्थ और साउथ पोल है, और इधर एक कॉइल है जो कि बना चुके हैं पहले भी। देख क्या रहे हैं कि इसमें करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा है इसके मूवमेंट की वजह से। तो अगर ये मैग्नेट जो बार मैग्नेट है वो अगर इधर आ रहा है, साउथ पोल इस कॉइल के नज़दीक आ रहा है, तो इसका जो फेस शो करेगा वो साउथ करेगा, और इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज में होगा। तो इंड्यूस करंट देख रहे हैं क्या है, वो साउथ डायरेक्शन, साउथ यानी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर आ रहा है। और ये कब आ रहा है, जब ये साउथ पोल उस कॉइल के नज़दीक ले जाते हैं। अगर उस कॉइल से इसको दूर ले जाएंगे तो वहाँ पर उसके फेस पे नॉर्थ पोल आएगा, और नॉर्थ पोल जब बनेगा तो इसका मतलब उसमें जो इंड्यूस करंट आ रहा है या इंड्यूस EMF का डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हम इस लेंज लॉ को कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF or induce current in a given coil in such a way that produces when it moves in a opposite direction. In another language, अगर हम बात करें लेंज लॉ का, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट इन
such a way that produce in a coil in the opposite direction. It is based on the conservation of energy, because when a bar magnet is moving forward and backward, that means we supply mechanical energy to a coil and coil changes in electrical energy. डियर स्टूडेंट्स, बात ये कर रहे हैं कि अगर एक बार मैग्नेट है और वो इस कॉइल के नज़दीक आगे और पीछे होता है, तो इसका मतलब इस मैग्नेट को आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं और यही मैकेनिकल एनर्जी की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें आ रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो लेंज लॉ है वो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, क्योंकि मैग्नेट के बिना या कॉइल के बिना मूव किए ही किसी भी कॉइल में करंट जो है वो इंड्यूस नहीं हो सकता है। तो लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उम्मीद है आप लेंज लॉ को समझ गए और इसका डायरेक्शन को भी आप फाइंड आउट कैसे कर रहे थे, वही डायरेक्शन को इन्होंने भी बताया है कि कैसे जो है हम यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे एक और टॉपिक को लेते हैं और यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो है एडी करंट। एक्चुअल में एडी करंट जो है वो इंड्यूस करंट ही है। ये कौन सा करंट है? और इट इज़ ड्यू टू, मतलब इंड्यूस करंट की वजह से कॉइल या और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो यूज़ हो रहा है उसमें करंट सप्लाई कर रहे हैं और वो हीट हो जाता है। तो हीट जो हो रहा है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, वो ड्यू टू एडी करंट। तो एडी करंट जो है, एडी मतलब जो यूज़ नहीं होने वाला है वो करंट है, लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस हो गया, हम लोग एडी करंट का भी यूज़ जो है आजकल कर रहे हैं। तो एडी करंट जो है इज़ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ड्यू टू एडी करंट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस विल बिकम हॉट एंड इंड्यूस करंट जो है वो यहाँ पर क्या दे रहा है? एडी करंट दे रहा है और इसकी वजह से कॉइल या अप्लायंसेस क्या होता है? हीट हो जाता है। आजकल हम लोग देखते हैं गैल्वेनोमीटर जो है वो इसी एडी करंट पे बेस्ड है। आपका जो ट्रेन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक के रूप में उसमें लगा है वो भी एडी करंट के रूप में यहाँ पे काम करता है। आपका स्पीडोमीटर जो बाइक व्हीकल्स में लगा होता है स्पीड को मेजर करने के लिए, वहाँ पर भी एडी करंट काम आ रहा है। कुछ जगहों पर एडी करंट नहीं चाहिए, जैसे ट्रांसफार्मर, उसमें कोई भी, या फैन ही ले लीजिए, तो वहाँ पर जो है हीट होना आपके लिए फ़ायदे में नहीं है, इसलिए वहाँ पर एडी करंट आपके लिए नुकसान है। लेकिन हम आज के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस एडी करंट को भी अपने डेली लाइफ में यूज़ करके बेहतर कर रहे हैं और डिफरेंट जगह पे आजकल आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेसेस यानी इंडक्शन फर्नेसेस, उसका भी इस्तेमाल इसी एडी करंट जो हीट के रूप में है और हम उस हीट को यूज़ करके अपने घर में खाना बना रहे हैं। तो एडी करंट है आज की डेट में ये इम्पॉर्टेंट, और ये जो एडी करंट है वो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं कि d∅dt × R, यही I जो है वो एडी करंट है। आज का लेक्चर्स यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे आगे वाले टॉपिक पे, और वो सेल्फ इंडक्शन है, आपका म्यूचुअल इंडक्शन है, ट्रांसफार्मर है, एंड जो भी टॉपिक है उस पर हम लोग अगले वीडियो में ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को, ताकि आपके एग्जामिनेशन से पहले आपको रिवाइज कर सकें। जो फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है उसको आपको पूरा कर सकें और आप इसका फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा उठाकर अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपका रिज़ल्ट बेहतर हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।